अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है या हमारा जो डिस्कशन होगा, हमारा जो क्लास होगा वो होगा अबाउट द कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, फिजिक्स क्लास 9। ओके। यहाँ पर मेरे साथ जो हमारा फर्स्ट नंबर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो है कि is it possible that displacement is zero but not the distance? Under what condition displacement will be equal to the distance? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है बट नॉट द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट क्यों ज़ीरो हो सकता है, ये हमारे साथ कि ये पॉसिबल है या नहीं है। और एक दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि वो कौन सा कंडीशन है कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हो जाता है डिस्टेंस कवर्ड को। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आंसर कुछ इस तरह से लिखा है और फिर मैंने एग्जांपल भी दिया है और इधर मैंने वो दूसरा पार्ट भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है जो कि इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है और यहाँ से अगर हम होके आए तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हुआ करता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब मैंने आंसर लिखा है तो मैंने लिखा है कि यस, it is possible that displacement is zero but not the distance. Okay, so displacement जो होता है वो हमारे साथ जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे साथ जो बिकॉज व्हेन वी आर इन मोशन, सो हमारे साथ जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल कुछ यू दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, ठीक है, मैंने एक सर्कल भी यहाँ पर दिया है, फिगर ड्रा किया है। तो अगर ये आपका सर्कुलर पाथ है, फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पर जो है वो सर्कुलर पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ आपका। तो यहाँ पर क्या है कि if we move along circular path and complete one rotation, then the displacement covered will be zero and the distance covered will be equal to circumference of the circle. बेटा, अब यहाँ पर जब हम सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्शन होगा, अगर फॉर एग्जांपल हम हमारी बॉडी है या हम किसी मोटरसाइकिल पर या हम किसी गाड़ी में मूव कर रहे हैं along द सर्कुलर पाथ, किसी सर्कल में हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा मूवमेंट जो हो वो सर्कल में हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें वो मौत का कुआं जो होता है या क्या होता है वहां पर जो मूवमेंट होता है, या सेंट्रीपिटल मोशन को आप देखें तो सेंट्रीपिटल मोशन में जो होता है आपको उस चीज का डायरेक्शन मालूम नहीं होता। आपने जो ऑब्जेक्ट अटैच किया हुआ होता है उसका डायरेक्शन आपको मालूम नहीं होता। उसको अगर मालूम भी हो तो वो किसी पॉइंट के लिए आप डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। ठीक है। थ्रू आउट द सर्कल आप डायरेक्शन मेजर नहीं कर सकते क्योंकि थ्रू आउट द सर्कल जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो आपका डायरेक्शन जो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपका डायरेक्शन होता है वो इस तरह होता है। ठीक है। अगर आप मूव कर रहे हो और यहाँ पर आपका डायरेक्शन हो इस तरह, तो फिर थोड़ी देर बाद आपका डायरेक्शन इस तरह होता है। ठीक है। फिर थ्रू आउट द सर्कल ये डायरेक्शन जो होता है ये चेंज होता है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जब हम पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ते हैं कि the distance, yeah, the path travel between 2 point with having डायरेक्शन अगर जब हम पाथ ट्रेवल करते हैं किसी दो पॉइंट के दरमियान और उसका डायरेक्शन हमें मालूम हो तो हम उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ जब हम थ्रू आउट द सर्कल मोशन करते हैं तो डिस्टेंस तो हमारे साथ आ जाता है, वो क्या होता है,
वो 2 by r होता है, ठीक है। वो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसके बराबर होता है, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। इसलिए 0 होता है कि इसका डायरेक्शन जो है वो हमें मालूम नहीं है। तो जब हमें डायरेक्शन मालूम नहीं ना होगा तो वो फिर डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है कि अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो जब हम किसी स्ट्रेट पाथ में मोशन करते हैं, इफ अ बॉडी मूव अलोंग स्ट्रेट पाथ देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। जब अगर हम किसी स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट करते हैं तो हमें डायरेक्शन मालूम होता है, और फिर उसी हालत में हम उसे डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और डिस्टेंस भी कहते हैं। तो वहाँ पर जो उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है डिस्टेंस को, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। अच्छा, अब हम अ, और इसलिए हम अब जाते हैं टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। डज स्पीडोमीटर मेजर अ कार स्पीड और वेलोसिटी? क्या कार का जो स्पीड मीटर होता है, आप लोगों के साथ कार्स होंगे, ठीक है, मोटर भी होंगे और मोटर बाइक्स भी होंगे, तो उसका जो स्पीड मीटर होता है वो हमारे साथ स्पीड को मेजर करता है या वेलोसिटी को मेजर करता है, इधर क्वेश्चन किया गया है। तो आंसर में मैंने लिखा है कि द स्पीडोमीटर मेजर अ कार्स स्पीड बिकॉज speedometer only gave us magnitude which gave us information about speed and have no information about the direction of car. That is why speedometer measure car speed. अच्छा, जिस तरह हमारा जो स्पीड मीटर होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, जो हमें स्पीड शो करता है, उससे हम मेजर कर सकते हैं, कार की स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं, ना कि वेलोसिटी को। क्योंकि हम स्पीड को डिफाइन करते हैं कि स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द चेंज in the distance, okay, yeah, the distance travel with the passage of time is called speed। और velocity को हम define करते हैं कि the displacement travel with the passage of time। तो यहाँ पर स्पीड में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाता है, स्पीड में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्पीड में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा स्पीड मीटर होता है वो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, और हमें मालूम है कि स्पीड में भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं, उधर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो इसलिए जो आपका स्पीड मीटर होता है वो आपको क्या शो करता है, वो आपको शो करता है about the magnitude, and speed meter measure the car speed, and that way speed meter measure the car speed because it only gave us the मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पर ये डायरेक्शन भी देता तो फिर वेलोसिटी को मेजर करता, लेकिन डायरेक्शन का तो हमें पता नहीं होता स्पीड मीटर में, तो इसलिए इट ओनली गिव अस द मैग्नीट्यूड, सो इट ओनली मेजर द कार स्पीड, ओके। अब हम जाते हैं टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेटिंग एंड एट द सेम टाइम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अच्छा, कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि वो क्या किसी ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि वो सेम टाइम पर एक्सेलरेशन में भी हो और रेस्ट पर भी हो, ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो एक्सप्लेन करें। अच्छा, तो मैंने आंसर में ऐसा लिखा है कि यस, it is possible for an object to be accelerating and it rest at the same time। हाँ, ऐसा इस तरह पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए कि वो एक्सेलरेशन में भी हो और रेस्ट में भी हो एट सेम टाइम, कि एक वक्त पर वो एक्सेलरेशन में भी हो और रेस्ट में भी हो, इस तरह पॉसिबल हो सकता है। और मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है सिंपल पेंडुलम का। अगर सिंपल पेंडुलम को आप स्टडी करें और अगर सिंपल पेंडुलम को आप देखें तो उसका प्रिंसिपल कुछ यूँ होता है, या उसका जो प्रोसीजर होता है, या वो उसका जो ऑपरेशन होता है, जो वो ऑपरेट करता है, तो वो मोशन करता है about its mean position,
और ये इस तरह जाता है, ठीक है। उसका जो मोशन होता है उधर मैंने दो क्या दिया है, दो एक्सट्रीम पोजीशन दिए हैं, ठीक है। एक को मैंने डिनोट किया है ए से, दूसरे को मैंने ए डैश से डिनोट किया, और यहाँ पर इसका जो मीन पोजीशन है उसे मैंने डिनोट किया है ओ से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो एक सेब अटैच है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बूब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक मेटालिक बूब है। तो अगर आप इस तरह से इस मेटालिक बूब को डिस्प्लेस करेंगे और आप इस इस पोजीशन तक लाएंगे इसको, ठीक है, तो फिर जब आप इसको रिलीज करेंगे तो ये असिलेट करेगा, ठीक है। असिलेट होगा, इसका असिलेशन होगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये अपने मीन पोजीशन से ट्रू एंड फ्रू मोशन करेगा, ठीक है। यहाँ से आके मीन पोजीशन पर आएगा, तो मीन पोजीशन पर इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो यहाँ पर ज़ीरो होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, और यहाँ पर जो है इसका वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो जब यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो इसका जो होगा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल ये जो ए डैश है और ये ए है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो जब ये बूब जो होता है मेटालिक बूब ये इधर आ जाता है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और इसका वेलोसिटी जो होता है वो इस पॉइंट पर ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ से मोशन स्टार्ट कर लेता है, वापस आ जाता है अपने मेन पोजीशन पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन जो होता है ज़ीरो होता है। तो अगर इस केस को हम देखें तो ये दो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस एक्सट्रीम पोजीशन पर देखते हैं और इसको कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर ये जब ये बूब आता है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, और वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम हो जाती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जब जीरो हो जाते हैं तो बॉडी रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एक ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल है कि एक टाइम पर वो क्या कर सकता है, वो एक्सेलरेट भी हो सकता है और वो रेस्ट पर भी हो सकता है, हाँ वो नैनो सेकंड के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो रेस्ट पर आ जाता है। अगर आप लोग घर पर देखें तो इस तरह के घड़ी भी आप लोगों के साथ प्रेजेंट है, और आप इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से परफॉर्म भी कर सकते हैं अपने घरों में, कि जब इस पोजीशन पर मेटालिक बूब आ जाता है तो वो नैनो सेकंड्स के लिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, और फिर यहाँ से क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो हाई होता है, तो उसकी वजह से वो नीचे जो है आ जाता है, और नीचे क्यों आ जाता है, उस पर ग्रेविटी अप्लाई होता है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का। तो इसलिए उसका जो है इसी पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी हो सकता है और वो रेस्ट में भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, और इसमें हमारे साथ स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी एट द सेम टाइम। जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 था तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था, अब यहाँ पर भी कुछ इस तरह का स्टेटमेंट है। तो मैंने लिखा है कि यस, के पूछा गया है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट का जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकता है सेम टाइम पर। तो मैंने लिखा है कि यस, यस it is possible for an object having zero acceleration and non-zero velocity at the same time, कि हाँ किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल है कि उसका एक्सेलरेशन जो हो वो ज़ीरो हो, और उसका जो वेलोसिटी हो वो नॉन ज़ीरो हो किसी एक वक्त पर, ठीक है। तो हाँ ये पॉसिबल है, जिस तरह के मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया कि ये दो क्या है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, ए एन ए डैश जो होता है हमारे साथ, ये क्या होते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, ठीक है। तो जब ये
और ये ओ जो होता है ये मीन पोजीशन है। तो जब हम इस बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं यहाँ से लेके इस पोजीशन तक ले आते हैं, सिंपल पेंडुलम का ये एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बूब होता है, ठीक है। और वो बूब जो हमारे साथ यहाँ पर है, तो इसको मैं इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ ए डैश तक, सॉरी ए तक लाता हूँ। तो जब इसको मैं ए तक लाता हूँ और इसको मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये असिलेट करेगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और ये ए डैश तक आ जाएगा। तो इन बिटवीन ऑपरेट करेगा और असिलेट करेगा, ठीक है। तो जब ये ए वाला पोजीशन है, यहाँ पर जब ये आता है तो इसका वेलोसिटी जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है और एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब ये मीन पोजीशन पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, वो नॉन ज़ीरो होता है और इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ ये वो वक्त है और ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है और वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी नॉन ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे साथ क्या है, एट द mean position the velocity of metallic bulb become maximum and acceleration become zero. So it is possible for an object having zero acceleration and non-zero velocity at the same time. क्योंकि ये वो टाइम होता है मीन पोजीशन पर, ये वो टाइम होता है कि जब बॉडी असिलेट करता है वो और वो मीन पोजीशन पर आ जाता है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी नॉन जीरो होती है। तो क्या होता है यहाँ पर ये वो पॉइंट है कि हम कह सकते हैं कि यस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो हो और वेलोसिटी नॉन जीरो हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग थ्रू अ रबर बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल। के अगर एक बंदा है और वो ऊपर बिल्डिंग पर खड़ा है, ठीक है, और वो किसी बॉल को नीचे फेंकता है इनिशियली 8 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, व्हाट, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रा किया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी छत पर खड़े हो, ठीक है, और हम या हम नीचे खड़े हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, या छत पर खड़े हैं या नीचे, और हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो करें 8 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, ठीक है, तो उस बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा। बेटा, जब हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है, और वहां पर एयर प्रेशर जो हो या एयर रेजिस्टेंस जो हो वो ज़ीरो हो, ठीक है, उस पर एयर रेजिस्टेंस हम निगलेक्ट करें, तो वो बॉल जो मोशन करेगा उस मोशन को हम कहेंगे फ्री फॉल मोशन, ठीक है, या देन द बॉल फॉल फ्रीली, वो बॉल जो जब नीचे गिरेगा तो वो फ्री फॉल मोशन करेगा, ठीक है। उस पर जब एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट होगा तो बॉल जब मूव करेगा तो वो फ्रीली मूव करेगा और वहाँ उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब एयर प्रेशर नेगलेक्ट हो, जब एयर प्रेशर ना हो और बॉल जो होता है वो प्रीफॉल या ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रीफॉल मोशन कर रहा हो, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ठीक है। और उसका डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड द अर्थ होगा, ठीक है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, और जब वो नीचे आएगा तो वो इस 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ही नीचे आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच, ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ पर कहा गया है कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट व्हाइल द वेलोसिटी इज नॉट, कि हमें वो कंडीशन या वो सिचुएशन
डिस्क्राइब करे, बताए कि जहाँ स्पीड जो हो किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो हो वो कांस्टेंट हो, ठीक है, और उसका वेलोसिटी जो हो वो कांस्टेंट ना हो। तो यहाँ पर आंसर में मैंने लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन मूव विथ कांस्टेंट स्पीड एंड नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी एट द सेम टाइम। तो हमारे साथ ऐसे सिचुएशन मौजूद है और ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है कांस्टेंट स्पीड से और नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम टाइम पर, ठीक है। एक एक ही वक्त में ऑब्जेक्ट जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है और नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से भी एक ही वक्त में, एक ही टाइम में, सेम टाइम फ्रेम में जो है एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से और नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो वो कैसे, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक बॉडी होता है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन का पता नहीं है, ठीक है। तो जब हमें डायरेक्शन मालूम ना हो और हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और हमें डायरेक्शन का पता ना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी जब हमें डायरेक्शन मालूम हो तो हमें उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आपका जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इस एरोस को देखें तो इस ये डायरेक्शन शो कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, तो वेरिएशन आ रहा है। तो यहाँ पर फिर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है, और आपका स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है और वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। तो वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वेरिएट हो रही है थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, और यहाँ पर आपका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। सो सेम टाइम ये वो सिचुएशन है जिसमें आपका स्पीड कांस्टेंट रह सकता है और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे साथ स्टेटमेंट है कि कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड अ साउथवर्ड एक्सेलरेशन। क्या ऑब्जेक्ट का नॉर्थवर्ड वेलोसिटी और साउथवर्ड एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ इस तरह से कि यस, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव वेलोसिटी नॉर्थवर्ड एंड एक्सेलरेशन साउथवर्ड, कि हाँ, एक ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल है कि उसका एक्सेलरेशन जो हो वो साउथवर्ड हो और उसका वेलोसिटी जो हो वो नॉर्थ की तरफ हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर मैंने एक गाड़ी दी है, ठीक है। तो अगर ये गाड़ी जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ हम इसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन भी नॉर्थ की तरफ है और इसका वेलोसिटी भी नॉर्थ की तरफ ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन में अगर आप देखें बी कंडीशन में, तो इस बी कंडीशन में क्या है, यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, उसका वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ की तरफ है। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ब्रेक लगाया। जब हमने यहाँ पर ब्रेक लगाया तो इसी कंडीशन में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये कंडीशन भी जो हमारे साथ ये बी वाला कंडीशन है ये डी एक्सेलरेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम फॉर एग्जांपल हमारे साथ बॉडी मूव कर रहा है टुवर्ड नॉर्थवर्ड, ठीक है, और उसका वेलोसिटी नॉर्थवर्ड की तरफ है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ब्रेक लगाते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये बॉडी जो होता है ये एक्सेलरेट होता है। तो इट्स मीन के अपोजिट टू वेलोसिटी हम एक को क्या करते हैं, एक को
फोर्स अप्लाई करते हैं या इस तरह करते हैं कि अपोजिट टू वेलोसिटी हम उस बॉडी को डी एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, तो डी एक्सेलरेशन जो होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डी एक्सेलरेशन जो होता है वो अपोजिट होता है वेलोसिटी का। तो यहाँ पर भी क्या है, डी एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट है। तो एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो जब एक्सेलरेशन अपोजिट होता है वेलोसिटी का तो इट्स मीन कि ये डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, और वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर साउथ की तरफ है और वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, नॉर्थ की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल के बॉडी रिवर्स जा रहा है, इस तरह आप भी कह सकते हैं। या एक बॉडी, एक कार जो है ये मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। लेकिन हमने जब ब्रेक लगाया तो इसमें क्या आया, डिक्रीज आया, इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आया। तो जब वेलोसिटी में डिक्रीज आता है तो उसी सूरत में क्या होता है, डी एक्सेलरेशन होती है, और उसी सूरत में एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में हो और एक्सेलरेशन साउथवर्ड डायरेक्शन में हो, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को शो किया है। ठीक है, हम जा रहे हैं टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8। एज अ फ्रीली falling objects speed up, what is happening to its acceleration? Does it increases, decreases or stay same? अगर कोई बॉडी हम फ्रीली फॉर एग्जांपल फॉल करे, यानी कि उस पर एयर रेजिस्टेंस जो हो वो जीरो हो, तो उस बॉडी के साथ क्या होगा, उसका जो एक्सेलरेशन है उसके साथ क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। मैंने आंसर में लिखा है कि द एक्सेलरेशन विल बी या एक्सेलरेशन विल रिमेन द सेम, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम ही रहेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने फॉर एग्जांपल एक बॉडी को ऊपर से गिरा दिया, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन और ऊपर से गिरा दिया, और फ्रीली फ्रीली फॉलिंग हम उसे कहते हैं कि हम जब किसी बॉडी को ऊपर से गिराते हैं और उस पर एयर का जो प्रेशर है या एयर का जो रुकावट होता है या एयर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रिमूव करें। ठीक है, और उसको ऐसे ही फॉल करे, ऐसे ही नीचे फेंक के या ऐसे ही थ्रूफ करे, तो जब उस पर एयर प्रेशर ना हो, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जब उस पर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, और वो एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा थ्रू आउट द मोशन। जो सब ऊपर से नीचे गिरेगा तो ऊपर से नीचे उसका एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो फ्री फॉल मोशन में है, और फ्री फॉल मोशन में एयर क्या होता है, नेगलेक्ट होता है। जब हमारे साथ एयर प्रेजेंट होता है तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज आता है। जब एयर हमारे साथ एयर प्रेशर या एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो जब ऊपर से बॉडी जब हम किसी स्पीड हम उसे दे दें तो उस वो एक्सेलरेट नहीं होगा। अगर एक्सेलरेट होगा तो वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसका होगा। उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, वो हमारे साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट सेम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, और वो ये है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with an initial speed of 5 meter per second. What will be its speed when it returns to starting point? यानी कि हमने क्या किया, किसी बॉडी को ऊपर फेंका, ठीक है, इनिशियली स्पीड से, वो स्पीड जो था वो 5 मीटर पर सेकेंड था। यहाँ पूछा गया है कि अगर ये बॉडी वापस ऊपर से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा तो इसका स्पीड क्या होगा। तो आंसर में मैंने लिखा है कि इफ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, so if we neglect the air resistance, so the ball will return with the same speed of 5 meter per second, because there will be no change in acceleration and the acceleration will be constant, and the constant acceleration we know about it is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे 5 मीटर पर सेकेंड के साथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो जब हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं, तो जब वो
बॉडी या वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा और उस पर एयर रेजिस्टेंस ना होगा, तो उधर क्या होगा, उस बॉडी का स्पीड जो होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम इस तरह रहेगा कि जब वो इनिशियल पॉइंट पर दोबारा वापस आएगा तो उसका जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, जब एयर रेजिस्टेंस हम रिमूव करते हैं तो एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आता। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस या थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगा, तो जब एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होगा तो आपका स्पीड भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, स्पीड का जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी जो स्पीड हमारे साथ होगा वो भी सेम ही होगा जब हम इनिशियल पॉइंट पर आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही था हमारे साथ जो चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स है फिजिक्स का। ठीक है, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे साथ, और इंशाल्लाह we will also discuss about the conceptual question of chapter number 3 tomorrow inshallah.